चलो भाई ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में वापस एक बार बताया हूँ, 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। जिसके बाद भारत में शुरू हुआ या दिल्ली में शुरू हुआ गुलाम या ममलूक वंश। इसका नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि मोहम्मद गौरी के नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की शुरुआत की थी, ठीक है। सबसे पहले इसमें राजा कौन बनता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई बहुत खास अचीवमेंट थी नहीं उसके जीवन में, लेकिन उसको दो चीजों के लिए जाना था। पहली बात तो कुतुब मीनार की नींव इसने रखवाई थी, याद रखना नींव रखवाई थी, बनवाया नहीं था। निचला स्तर इसने खड़ा करना शुरू कर दिया था और बाद में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और अगर कोई पूछे कुतुब मीनार का नाम कुतुब क्यों पड़ा है, तो वो इस कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं पड़ा है कि इसने शुरू किया और इसका नाम कुतुब है इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार है, नहीं। कुतुब मीनार के पीछे कुतुब जो नाम पड़ा उसके पीछे कारण हम इसके अगला जो राजा आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। दूसरी चीज जो इसने बनाई वो था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन। हाँ, राजस्थान में एक जगह पड़ती अजमेर, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से एक मस्जिद है, मार दूंगा बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो मस्जिद है उसको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने 2.5 दिन के अंदर अंदर वो मस्जिद बनाई खड़ी की थी, ठीक है। तो ये दो चीजों के लिए किसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। एक खेल में तो मैं बताता हूँ, चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। भारत में पोलो यानी कि घोड़े पे बैठ के गेंद को डंडे से मारने वाला जो खेल है पोलो, उसकी शुरुआत मुसलमानों ने ही भारत में की थी, इस्लाम से हुई थी। उससे पहले ये खेल भारत में खेला नहीं था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी जिसका नाम था कुतुब बेगम, कौन थी, कुतुब बेगम, उसका निकाह उसने किससे कराया था, अपने ही एक नौकर थे, उसी का एक नौकर था इल्तुतमिश, इससे उसने अपनी पुत्री कुतुब बेगम का निकाह भी करवाया था, ठीक है। अब कहानी देखो बड़ी सिंपल है, मैं तुम्हें बताया कि उनके नौकर वोकर बड़े बढ़िया आदमी होते हैं ना, खरीद के लाते हैं वो लोग, तो बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो इल्तुतमिश बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा शासक भी था और उसके ना बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीजें हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश ये राजा था जिसने कुतुब मीनार पूरा करवाया था और इसका एक गुरु हुआ करता था, उनका नाम था कुतुब, जिनके नाम से इसने कुतुब मीनार का नाम बदलवाया। तो कुतुब मीनार की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी थी, पर उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे पढ़ा नहीं है, इसका नाम पढ़ा है इल्तुतमिश के गुरु के नाम, ठीक है। इल्तुतमिश अपने जीवन में 4 चीजों के लिए जाना जाता है। पहला दाग प्रथा, दूसरा खड़ी सेना, तीसरा चहलगानी और चौथा मांस। दाग प्रथा क्या होता था पहले के टाइम में, सेना को घोड़े किराए पर मिलते थे क्योंकि इतनी बड़ी सेना होती थी तो घोड़े खरीद तो सकते नहीं थे सारे, और उनको रखने के भी खर्चे होते थे। तो शासक या जो राजा थे वो क्या करते थे, वो घोड़ा किराए पे लेते थे लोकल लोगों से और उनके साथ उनको किराए पे करते थे। तो होता बेसिकली क्या था, घोड़े वाले घूस खिला के 2 घोड़ा जमा करते, 3 घोड़ा देते थे और 5-5 घोड़े की कीमत ले लेते थे। इल्तुतमिश ने दिक्कत को खत्म करने के लिए दाग प्रथा की शुरुआत करी। जितने दाग लगते, दाग मतलब स्टैंप, जितनी स्टैंप लगती थी उतने ही घोड़े काउंट किए जाते थे, इससे घोड़ों में होने वाला करप्शन खत्म हुआ। दूसरा खड़ी सेना, पहले के समय में राजाओं के पास सेना परमानेंट नहीं होती थी, लोकल टाइम पे युद्ध होगा तो सब आ जाएंगे, और जब युद्ध नहीं होता था तो कोई खेती करता था, कोई मजदूरी करता था, ना सब अपने अलग अलग कामों में लगे रहते थे। युद्ध की घोषणा होती सारे के सारे आ जाते थे, लेकिन ऐसा करने में बहुत देर हो जाती थी खेती और युद्ध में हार जाते थे लोग ना। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया, एक खड़ी सेना बनाई। लेकिन खड़ी सेना की दिक्कत थी, सैलरी कैसे दोगे भाई, युद्ध के समय कोई आ गया तब तो तुम जब उसको 1-2 महीने खिला पिला दोगे, पूरे साल अगर कोई तुम्हारे पास खड़ा रहेगा चाहे युद्ध हो या ना हो तो फालतू का टेंशन, तब क्या करोगे। तो इसने ना क्या किया, अपनी जो उसकी राजधानी थी, बेसिकली जो दिल्ली राजधानी थी, वहां पर इसने कीमतें ही तय कर दी। कीमत क्या कर दी, तय। जब कीमत तय कर दी तो सैलरी बढ़ने या घटने की दिक्कत ही खत्म हो गई। इन्हें राजधानी में कीमत तय कर दी कि भाई तुम अगर आटा बेचोगे तो इस रेट पे बेचोगे, गेहूं बेचोगे तो इस रेट पे। इससे क्या हुआ, जो सैनिक थे उनकी सैलरी फिक्स बन गई और कम रही, ठीक है। अगली चीज थी चहलगानी। देखो एक अच्छा राजा वही है जो दूसरों के या लोगों के सुझाव पर काम करता है। इन्हें 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया
ये 40 लोग इसके सबसे विश्वासी लोग थे और इनके ही सुझाव पर ये काम करे। तो चहलगानी बनाई। चहलगानी बहुत सारी चीज़ थी, ये लोग सब आपस में डिस्कस करके कोई फैसला लेते थे, ठीक है। पर ये चहलगानी बाद में नुकसान कर गई थी, वो उस बात पर बात करेंगे। मास बहुत बढ़िया काम इसने किया। तुमने वो कई बार देखा होगा, सरकारी राशन के गल्ले पे तुम गेहूँ लेने जाओ तो वो हमेशा 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो कमी लेता है। इनने नियम बनाया है कि अगर किसी भी दुकानदार ने धांधली करने की कोशिश करी तो जितने की वो हेरा फेरी करेगा उतना ही मांस उसके शरीर से काट के निकल जाएगा। बड़ा सीधा नियम था। और इसके लिए भी कोई रिपोर्ट नहीं होती थी, मार्केट में ही उसके जासूस घूमते रहते थे और वो चेक करते रहते थे कि कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है, कोई महंगा तो नहीं बेच रहा है, और जो जितनी गलती करता है उसका उतना मांस शरीर से काट के ले लेता था। तो इन सब चीज़ों के इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रज़िया सुल्तान। क्या नाम था? रज़िया सुल्तान। इसके 2 बेटे भी थे पर निहायती निकारे निकम्मे बदतमीज टाइप के थे ना। तो ये तो एक चीज़ जानता था कि लड़कों को तो मैं राजा नहीं बना सकता, तो इनने क्या कहा कि बेटी को बना देना, है ना। तो इनने अपनी बेटी को राजा बना दिया, रानी बना दिया बेसिकली, है ना। अब रज़िया सुल्तान, याद रखना, भारत की पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान थी, फर्स्ट फीमेल रूलर रज़िया सुल्तान थी। पर इसको मारा चहलगानी वालों ने। कारण था पर्दा प्रथा। पहले के समय में कोर्ट के अंदर, यानी कि जो राजा का वो होता था जगह जो होती थी जहाँ पे वो लोग बैठ के सबसे मिलते होते थे, वहाँ पर महिलाओं को पर्दे में आने की अनुमति थी। तुम लोगों ने जोधा अकबर में भी देखा होगा, जो रानियाँ होती हैं वो एक पर्दे के पीछे बैठती हैं और वहाँ से वो पूरा काम धाम सब देखती है ना। जब रज़िया सुल्तान शासक बनी तो उसको गद्दी पे जाके बैठना है। अब गद्दी तो पर्दे के पीछे होती नहीं है, इसने वहाँ पर पर्दा प्रथा ही खत्म कर दी और ये खुले तौर पर कोर्ट में आने जाने लगी। इसको देख के चहलगानी वालों को बड़ा बुरा लगा कि भाई यार ये तो गलत बात है, धर्म में लिखा हुआ है औरत आएगी तो पर्दे में आएगी, पर्दे में जाएगी, ये तोड़ रही है। तो चहलगानी वालों ने इसको मार दिया। रज़िया सुल्तान की मृत्यु के बाद अब 2 चीज़ें थी, या तो इसके भाई को बनाओ, और चहलगानी वाले चाहते भी यही थे क्योंकि भाई बेवकूफ़ और चहलगानी तो इसके पिता के समय से है, तो सीधी बात है चहलगानी वाले बोलेंगे उनका भाई ही करेगा, ठीक है। रज़िया सुल्तान का तो बुद्धि थी कि सभी थोड़ी है वो जो बोल रहे हैं वो सही हो, क्या पता वो अपने मन के लिए कर रहे हैं ना। तो या तो उनको बनाओ या चहलगानी में से कोई एक बन जाए, क्योंकि चहलगानी में बनेगा तो भी चहलगानी की चलेगी। तो इसका सॉल्यूशन किया। चहलगानी में एक सबसे बूढ़ा व्यक्ति था, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, ये भाई सबसे बूढ़ा व्यक्ति था, सबसे बूढ़ा चहलगानी में। ये बना अगला राजा, अगला गुलाम वंश का अगला शासक बना। इसने भाई 2 बहुत बढ़िया काम किए। पहला तो लगाया लौह एवं रक्त नीति। लौह एवं रक्त नीति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। सीधी सीधी कहना था, जो भी इसके खिलाफ षड्यंत्र करता था खत्म, मौका ही नहीं देता था दुश्मन को पनपने का, पैदा होते ही मार देता था। मतलब बेसिकली जैसे ही पता चला तो कि हाँ भाई कोई आपके खिलाफ सोच रहा है, तुरंत मार देता था। इसने ना एक बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं बहुत सही काम किया। इसने नियम बनाया कि इसके कोर्ट में जितने भी मंत्री काम करते हैं वो अपने बच्चों की आपस में शादियाँ नहीं करवा सकते, क्योंकि शादी हुई तो मिलेंगे तो मेरे खिलाफ काम करेंगे। अगर कोई भी प्रोग्राम है जिसमें इसके मंत्री जाएंगे, शिरकत करेंगे, तो उसमें इसको भी बुलाना पड़ेगा, जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी काम जो इसने किया, इसने शुरू किया सिजदा और पैगोज। सिजदा और पैगोज। इसने बोला कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जो तुम मुझे दोगे वो अल्लाह के पास जाएगा, ठीक है। तो वो जो क्या बोलते हैं, सीरियल में तुमने देखा होगा, लोग राजा के सामने आते हैं, उनको सलाम करते हैं, बादशाह सलामत रहे, इसको सजदा करना कहते हैं, झुकना, ठीक है। और पैगोस का मतलब कदमों को चूमना, ठीक है, पैरों को जाकर ये किस करना, ये चीज़ भी इसी ने शुरू की। और इसके ये करवाता भी था रोज़, इसके जितने मंत्री थे वो जब इसके सामने आते थे तो झुक के और इसके पैरों को चूमते थे, तो ये कहते थे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जो तुम मेरे इसको दोगे, मेरे साथ करोगे, वो अल्लाह के पास जाएगा। तो लोग फिर इसको मानने लगे थे। तो गयासुद्दीन बलबन ने अपने टाइम में बढ़िया काम किया। एक ही बेवकूफ़ी इसने जीवन में करी, सबसे खतरनाक बेवकूफ़ी इसके जीवन की थी, ये अपने दोस्तों के साथ बैठ, अपने दुश्मनों के साथ बैठ के दारू पीता था, जो इसकी बेवकूफ़ी थी। इसके सैनिक इसके दुश्मन को पकड़ के लाते थे, ये उन्हें समझाने की कोशिश करता था, अरे क्या फ़ायदा मुझे दुश्मनी करके, बूढ़ा आदमी हूँ, मर जाऊँगा, ये होगा। तो एक बार इसका एक बहुत बढ़िया दुश्मन हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक, उसने ही इसको मार दिया। और जब ये मरा तो गुलाम वंश क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, क्योंकि वो तुगलक था। तो कौन सा वंश शुरू हुआ इसके बाद? तुगलक वंश शुरू हुआ। कौन सा वंश शुरू हुआ? तो ये कौन सा खत्म हो गया? गुलाम। गुलाम खत्म हुआ, कौन शुरू हुआ? तुगलक, ठीक है।
कौन है अगला? तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश की शुरुआत किसने करी? तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में एक जगह पड़ती है तुगलकाबाद, ये तुगलकों ने ही बसाई थी। दिल्ली में भी, अब दिल्ली में जिले हैं तो पता ही तुम्हें, गांव जिले बहुत सारी चीज़ें, तो तुगलकाबाद नाम का जो गांव है, जो जगह है, वो तुगलकों ने ही बसाया था, ठीक है। तो बड़ी सिंपल कहानी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तो उसको मार के तुगलक वंश की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। 3 राजा आए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और एक तुगलक और था, 3 व्यक्ति थे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसको रोस्ट करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। इसने बढ़िया बढ़िया कारनामे अपने जीवन काल में किए। पहली बार इसने क्या किया? इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पढ़ा लिखा। इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतना पढ़ा लिखा आदमी कि मतलब यूपीएससी एक अटेम्प्ट में निकाला, इतना पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है। हमारे क्लास में नरसिम्हा से भी ज़्यादा पढ़ा हुआ आदमी था, खूब पढ़ा लिखा था, ठीक है। हुआ क्या इसके साथ? जैसे मैंने बताया कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने की हर किसी की इच्छा होती थी। इसकी भी इच्छा थी कि मैं उत्तर दक्षिण भारत में जाके राज करूँ। पूरी किसकी हुई? केवल अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी वजह से पूरी हुई? मलिक काफूर की वजह से। इनने कहा मैं भी जाऊँगा, देखेंगे क्या होता है। तो इनने थोड़ी बहुत लड़ा झगड़ के यहाँ तक वाला हिस्सा जीत लिया। ये जगह है आज की महाराष्ट्र। क्या ये जगह आज की? महाराष्ट्र में उस समय एक जगह पड़ती थी देवगिरी। क्या जगह पड़ती थी? देवगिरी, है ना। तो देवगिरी में इसने अपनी राजधानी स्थापित करी और इन्होंने कहा मैं वहीं जाके रहूँगा। देवगिरी में बढ़िया किला विला बढ़िया बनवाया, कहा मैं वहाँ जाके रहूँगा। लेकिन बंदे ने ये सोचा कि मेरे को पढ़े लिखे लोगों की कंडीशन नहीं होती, इन्वायरमेंट चाहिए, वाइब चाहिए। ये भाई पूरी की पूरी दिल्ली उठा के ले गया अपने साथ। मतलब दुकानें, लोग, बाजार, सामान, सबका सब दिल्ली से उठा के देवगिरी ले गया। एरोप्लेन्स और ट्रेन तो थी नहीं उस समय, पैदल जाना था। जब ये लेके गया तो काफ़ी लोग मारे गए। एक चीज़, आना बेवकूफ़ी तो थी, खुद भी आया, वो तो चलो जो किया तूने किया, साथ में जनता ले आया, सामान लेके आया ताकि तेरे को दिल्ली जैसी वाइब मिले वहाँ पे। इन्हें ये सोच के लेके आया था कि दिल्ली जैसी वाइब मिलेगी, ले आया, लोग मारे गए। जैसे ही ये देवगिरी में इसने आके अपनी राजधानी बसाई, वैसा दिल्ली में हमला हो गया। ये फिर पूरी जनता उठा के दिल्ली लेकर के गया, तो और लोग मारे गए। तो इसीलिए इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बेवकूफ़ राजा कहा जाता। पढ़ा लिखा ये था, नो डाउट, सबसे पढ़ा लिखा राजा था, सबसे बेवकूफ़ ये। अगर तुझे दिल्ली से देवगिरी राजधानी जानी थी तो अकेला जाता, अपनी सेना लेके जाता, अपना महल का लेके जाता, तो शहर को लेके गया। जब ये लेके गया तो बस जाता, तो फिर वापस आया। अगर दिल्ली पे दिक्कत थी तो अकेले आके लड़ता, अब तो पूरी जनता बिठा करके ले गया। जाते वक्त भी लोग मरे, आते वक्त भी लोग मरे, इसलिए इसको इतिहास का सबसे पागल राजा कहा जाता है। लेकिन इसकी कुछ खूबियाँ भी थी। इनने दिल्ली में नहर परियोजना शुरू कर दी। नहर परियोजना मतलब इसने अपने समय में नहरें वहरें काफ़ी बनवाई थी ताकि खेती वेती में आसानी हो। अपने टाइम पे ठीक ठाक राजा था, बस एक यही उसने बेवकूफ़ी करी कि ऊपर से लेकर नीचे के, नीचे लेकर ऊपर, ठीक है। इसने कब से कब तक राज करा? शासन के साल किसी के भी ना तो देखो मैं बता पाऊंगा और ना मुझे याद है। ये सब तुम अगर तुम्हारे बुक में है तो लिख लेना, ऐसे कुछ है नहीं साल तुम्हारे इम्पोर्टेंट। भैया सिर्फ नाम गयासुद्दीन का वो भाई था कि क्या था? पुत्र आगे आने वाली संख्या, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है खिलजी। अगला कौन सा है? खिलजी। ठीक है, अगला वंश कौन सा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश में राजा कौन सा आता है इंपॉर्टेंट? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे मैंने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था अपने समय में, क्योंकि इसने दक्षिण भारत में हमला करके उसको जीत लिया था। किसकी वजह जीता था? तो मलिक काफूर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सा सेना अध्यक्ष या सेनापति था जिसने दक्षिण भारत को जीतने में दिल्ली सल्तनत की सहायता करी। उसका नाम मलिक काफूर। किस शासक के अंदर में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से संबंधित है। इसके में दो ही बातें हैं कि दक्षिण भारत को जीता तो मलिक काफूर इसका जो था वो नाम है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी खिलजी साम्राज्य में? इनको हाथियों का यूज करना नहीं आता था। तो खिलजियों ने ऐसे बहुत सारे युद्ध हारे जिसमें इनके हाथी इन्हीं पे वापस पलट गए, ठीक है। देखो होता बेसिकली क्या है, हाथी दो चीज़ों से दिक्कत खाता है। पहला तो बारूद यानी आग, आपको हाथी को दूर रखना है, आप आग रखो अपना, हाथी आएगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा कीचड़। मैं तुम्हें पानीपत के युद्ध में समझाऊंगा कि क्या हुआ था।
तो कीचड़, ये दो बहुत बड़ी दिक्कत है। हाथी कीचड़ देखते ही खेलने लग जाता है, इशू तो भी भूल जाता है वो क्या है क्या नहीं। उसको कीचड़ दिखेगी वो खेलेगा और आग दिखेगी वो भागेगा। तो खिलजियों को बहुत जगह पर सिर्फ इसलिए हार पड़ी क्योंकि वो हाथियों को कंट्रोल करना नहीं जानते थे। और हाथियाँ रखते हैं लोग अपने युद्ध में सबसे आगे, और जब वो उल्टे पैर भागेंगे तो पूरी सेना कुछ लेंगे। तो इस चक्कर में कई युद्ध हुआ। ठीक है, यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने करी। मोहम्मद गौरी बहुत अच्छे से जानता था कि तराइन का जो मैदान है वो दलदली मैदान है। दलदली मैदान का मतलब वहाँ रेत है, अगर वहाँ पे बारिश हुई तो कीचड़ बनेगी, कीचड़ बनेगी तो हाथी खेलेगा। ठीक है, हाथी के बल पे पोरस ने सिकंदर को हराया, ये याद रखना। हाथी के बल पे पोरस ने सिकंदर को हराया, कीचड़ के बल पे गौरी ने पृथ्वी को हराया, बारूद के बल पे बाबर ने इब्राहिम को हराया, और गोली के दम पे अंग्रेजों ने मुगलों को हराया। ये याद रखना। इतिहास में समय समय पर युद्ध की नीतियां बदलती है, हर बार बदलती है। मराठा जीते क्योंकि उनको गुरिल्ला युद्ध नीति आती थी। मराठा जीते क्योंकि उनको गुरिल्ला युद्ध नीति आती थी, संख्या कम थी। अगर आपकी संख्या कम है और दुश्मन बड़ा है तो आप गुरिल्ला युद्ध करो। गुरिल्ला युद्ध का मतलब छुप के लड़ो, सामने वाले को पता भी ना चले कि तुम कहाँ से आए मार के और कहाँ चल दिए। ये होती गुरिल्ला युद्ध नीति, मराठाओं ने इसका इस्तेमाल किया। अगर छावा मूवी देखी हो तो जब वो औरंगजेब की सेना पूरा ढक्कन घेर लेती है, देखिए ना, जब वो ढक्कन घेर लेती तो वो गन्ने के खेतों में है ना, उसकी सूरजमुखी के खेतों में और पेड़ों पे पानी के अंदर छुपे हुए होते थे ना, ये सब जो नियम था ये सब स्थल है। ठीक है, तो कुल मिला के युद्ध नीतियां समय पे इतिहास पे बदली है। सिकंदर आया विदेश से, उसको हाथियों की कोई जानकारी नहीं थी। पोरस हाथी लेके गया, उन्हें सिकंदर की 2.5 लाख की सेना 50-60,000 फौजियों ने निपटा दी हाथी के बल पे। गौरी को पता था तराइन का युद्ध रेत का मैदान है, रेत का मैदान है, बारिश पड़ेगी कीचड़ बनेगा। उन्हें युद्ध भी किया, 1191 में युद्ध हारा। वो एक कारण था कि उसको ये जानकारी नहीं थी कि युद्ध नीति में है क्या। जब उसको समझ में आ गया कि भाई हाथी लड़ेगा तो उनने समय ही वही चुना जब बारिश का मौसम, उत्तर भारत में बारिश का मौसम, तराइन के मैदान में कीचड़। हाथी जब लगाया उन्होंने, वो पूरे युद्ध में खेलते रहे। उनका एक ही काम था, कीचड़ देखी नहाने लग गए। वो जब हाथी साइड हुए तो फिर आमने सामने गौरी उसकी सेना। जयचंद आया नहीं उसकी हेल्प करने के लिए, जयचंद पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करने आया नहीं तो मार दिया। ठीक है, जबकि 1191 तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी का गले पे पृथ्वीराज चौहान की तलवार थी। मतलब अगर पृथ्वी चाहता तो 91 में ही गौरी का गला काट देता। और भारतीय इतिहास में एक बहुत चीज़ नहीं होती, ये याद रखना। अगर 91 में पृथ्वी नहीं 92 में पृथ्वी नहीं हारता, ठीक है, अगर 92 में पृथ्वी नहीं हारता तो कभी दिल्ली सल्तनत नहीं आता। किस नौकर के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो जाके किसी देश पर राज कर जाए? कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों टिका भारत में? क्योंकि उसके मालिक ने उसे बैठाला, है ना। अगर वो जीतता ही नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक कभी बैठता ही नहीं, वो कभी बैठता नहीं तो उसकी चहलगानी कभी बनती नहीं। तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी ये इसीलिए ताकतवर हुए क्योंकि ये चहलगानी में थे। वो 40 लोग जो इल्तुतमिश ने रखे थे अपने विचार के लिए, ये वही से उन लोगों को समझ में आया कि जीता कैसे जाता है। नहीं तो ये लोग केवल पता है कबीले थे छोटे छोटे, ये तुगलक, खिलजी ये थे कबीले थे, छोटे छोटे कबीले। जो कोई अफगानिस्तान में रहता था, कोई पाकिस्तान में रहता था, कोई ईरान में रहता था, कोई इराक में, ही कबीले थे छोटे छोटे। जब इनको चहलगानी में जगह मिली तो इनको समझ में आया कि राजा क्या होता है, समझ में आया युद्ध कैसे होते हैं। तब इन्होंने जो है वो अपने ही राजा को मारना शुरू किया। भाई बलबन को मारा गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलक वंश शुरू किया। तुगलकों के आखिरी राजा को हराया खिलजियों ने, उन्होंने अपने उनको मारा, अपना वंश स्टार्ट किया। यही होता है, अपने ही धोखा देके जाते हैं। तो ये तो होता ही नहीं कभी। और उसके बाद मुगल, बाबर भारत में आया क्योंकि लोधी भारत में था। इब्राहिम लोधी जो भारत में जब बैठा हुआ था तो बाबर को बड़ी क्लियर एक चीज़ पता थी, उसको उसके घर से लात मार के बाहर निकलता था बाबर को। बाबर कौन? मुगल साम्राज्य की शादी से, उसको उसके घर वालों ने मार के भगा दिया था। उसको जगह चाहिए थी बढ़िया कि मैं ढंग की जगह जाके राज करूँ। वो आया ईरान में एक जगह जो अब तो है नहीं, उस समय एक जगह पड़ती थी फरगाना, वहाँ का राजा बना। फरगाना का मारपीट करके जो ने फरगाना का राज छीन लिया। पर फरगाना का राज छीनने के बाद वो जगह ज़्यादा अच्छी थी नहीं, उसकी नज़र शुरुआत से भारत की तरफ थी। लेकिन वो भारत में घुसा क्यों? क्योंकि लोधी साम्राज्य के समय में दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उसका एक छोर ईरान से लगता था। और जिसके पिता ताकतवर होता है ना, वो पुत्र कमजोर ही होता है। जैसे अकबर ताकतवर था तो ये जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब कमजोर निकलते गए। पिता ताकतवर होगा तो बच्चे कमजोर होंगे। औरंगजेब ताकतवर था तो शाह आलम कमजोर ही निकला। तो जब ये चीज़ होगी तो जानता था कि लोधी वाले तो ताकतवर थे, जिन्होंने शुरुआत करी सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी कमजोर था, बाबर लड़ गया। अगर इब्राहिम लोधी गद्दी पे आता ही नहीं तो कौन होता दिल्ली में? चौहान, राजपूत,
दिल्ली में राजपूतों का शासन होता, और दिल्ली में यदि राजपूत होते तो मजाल थी कोई सा मुगल आके जीत जाए। पृथ्वीराज चौहान हारा अपने धोखे की वजह से, तो राजपूतों को हरा नहीं सकते। इतिहास के ये 2 नियम याद रखो, राजपूत को राजपूत युद्ध में हराता है और बनिया को बनिया ही चूना लगाता है। ये 2 नियम हमेशा याद रखना। आज तक इतिहास में तुम कितने भी युद्ध देखो, अभी मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और किसके बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में। अगर महाराणा प्रताप को अकबर हराना चाहता था तो हल्दी घाटी के युद्ध में कभी खुद नहीं गया अकबर। तुमने कभी हल्दी घाटी के युद्ध सुना हो तो याद हो तुम्हें कि जय राजा मानसिंह को भेजा था उसने लड़ने के लिए। हाँ, राजा मानसिंह को भेजा था लड़ने के लिए उसने, हाथी पे बैठाल के, और मर गया था दूसरा। मारना था किसको, उसको क्या बोलते हैं, राजा मानसिंह को। अकबर क्यों नहीं लड़ने गया, क्योंकि उसको पता था कि राजपूत को केवल राजपूत हराए, कि उसको पता है वो कैसे मारेगा। आई बात समझ में? तो ये नियम याद, राजपूत को राजपूत युद्ध में हराता है और बनिए को बनिए चुना लगाता है। ये नियम हमेशा याद रखना। किसी की मजाल नहीं है कि राजपूत के अलावा कोई राजपूत को हरा दे और कोई बनिए के अलावा उसको कोई चुना लगा। ठीक है, बुद्धि सेम लेवल की होती है उसके बाद, कि भाई राजपूत को पता है ऐसे मारेगा ऐसे मारेगा, ये होता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी में खिलजी वंश को। इसके बाद कौन सा वंश आता है, सैयद। सैयद में तुम केवल फाउंडर का नाम याद रखो, खिज्र खान। सैयद वंश की शुरुआत किसने करी, खिज्र खान ने। सबसे छोटा शासन था सैयद का, कुछ 20-25 साल ही रहे सदार टाइम में। फिर राजा लोधी। लोधी की शुरुआत किसने करी, सिकंदर लोधी। किसने शुरुआत करी, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी लोधी वंश की शुरुआत करी। आखिरी राजा कौन हुआ इनका, इब्राहिम लोधी। कौन हुआ, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने कौन सा युद्ध हारा, एक ही युद्ध है इतिहास का सबसे फेमस, पानीपत। पानीपत के कितने युद्ध हुए आज तक, 3। अगला कोई है लाइन में जो होने वाला आगे में, ये 3 किसने बताया, पहले तो ये बताओ भाई 3 युद्ध कौन कौन से हुए थे पानीपत के। एक और दिल्ली में। ओ भाई पानीपत के सारे युद्ध पानीपत में ही हुए थे ना, तो भाई तभी तो उसका नाम पानीपत है। एक दिल्ली में हुआ था। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, 1 2 3। पहला 1526। इब्राहिम लोधी और बाबर। इब्राहिम लोधी और बाबर। जीता कौन था इसमें, एक याद रखना है, पानीपत के 3 युद्ध हुए, तीनों में मुसलमान जीते। तीनों में मुसलमान जीते। ठीक है, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, दूसरा युद्ध हुआ 1565। इसके बीच में हुआ अकबर और हेमू। अकबर और हेमू, ये बहुत बढ़िया युद्ध था यार, कुछ खतरनाक युद्ध था ये। अकबर और हेमू। अकबर पंजाब में बैठा हुआ था जब इसकी डेथ हुई, इसकी अब्बा की। सर आ गया वो नहीं सर, मैं बता रहा था आर्य का 10 मेरी दिया था उसने, ईपीएस में दिया था इस वर्ष में। ठीक है, तो अकबर वर्सेस हेमू था। अकबर ने क्या किया था कि ये युद्ध बहुत बड़ा था। अकबर 14 साल का था, इसके पिता नए ताजे मरे थे उस समय ना, अपने कारनामों की वजह से। ठीक है, देखो अकबर इतिहास का सबसे बड़ा अनपढ़ राजा है, याद रखना। अकबर को लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था। ठीक है, अकबर को लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था। उसके द्वारा लिखे गए पत्र या उसको जो भी पत्र लिखता था या वो जिसको पत्र लिखवाना चाहता था, कोई दूसरा बंदा हमेशा गिर होता था। इस चक्कर में उसे जिंदगी में बहुत दिक्कतें खाई हैं। बीरबल जब से उसको मिला तब से उसके जीवन में समझदारी आई। उन्हें कोई ढंग के फैसले बीरबल के बाद ही लिए, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं था। ठीक है, तो हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो दिल्ली की गद्दी एक टाइम के लिए खाली थी। अकबर पंजाब में 14 साल का था। ठीक है, उसको दिल्ली भी आना था। ट्रेन तो थी नहीं कि सुबह बैठे रात पहुंच गए, ये तो नियम था नहीं। दिल्ली आना था, और जब दिल्ली की गद्दी खाली है, वहाँ पे कोई है नहीं, तो नेतृत्व कौन करेगा सेना का, बड़ी दिक्कत थी उस समय। तो उस समय बिहार का राजा हेमू विक्रमादित्य क्या आया, मैं मारूंगा, मैं बैठूंगा दिल्ली गद्दी पे। वही आया, जैसे वो आया जैसे अकबर भी अपनी सेना लेके आ गया। तो अकबर तो लड़ेगा नहीं 14 साल का बच्चा, तो उसको हेल्प किया बैरम खान ने। अगर इस है ना चैप्टर बैरम खान वाला, तो बैरम खान ने उसकी तरफ से युद्ध लड़ा, जितवाया। कौन से युद्ध जितवाया, पानीपत का दूसरा युद्ध 1565। अकबर और हेमू, कौन जीता इसको, अकबर। हेमू हिंदू था, तो और जीतेगा कौन हर बार, मुसलमान। कौन जीतेगा हर बार, मुसलमान। यहाँ पे कौन जीता, बाबर। यहाँ पे उसका पोता कौन जीता, अकबर। तीसरा युद्ध हुआ 1771। 1700 मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ये कहाँ का था, तो ये भी मुगल शासक ही था। इसी की पीढ़ी में था, कुछ 8वां 10वां बच्चा था इनका। ठीक है, 8वां 10वां बच्चा मतलब ऐसे नहीं कि 10 बच्चे थे, पोते 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 करते करते 8वां 10वीं पीढ़ी थी। ठीक है, कि 10 बच्चे गिन के बैठो कि 10वें नंबर का बच्चा था, है ना, ऐसे नहीं, पीढ़ी थी 10वीं पीढ़ी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। एज आई टोल्ड यू, जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, मुसलमान। तो मराठा तो हिंदू थे, तो बचा कौन, अहमद शाह अब्दाली। तो इस युद्ध को किसने जीता, अहमद शाह
अब्दाली, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इस चैप्टर में 1526 पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी और बाबर ने युद्ध जीत लिया। तेरे युद्ध कहाँ पे हुए थे? तो पानीपत के मैदान में। ऐसे तो मुगल में बता दूंगा तुम्हें, पर अभी बता दे रहा हूँ। पानीपत का युद्ध किसके बलबूते जीता गया? तो बारूद के बलबूते और अरे वो जो नहीं होता जिसमें बड़ा सा गोला डालकर आग लगा देता, तोप के गोले, याद रखना, ठीक है। तो और बारूद भारत में कौन लेकर के आया? तो बाबर लेके आया। तो और बारूद भारत में कौन लेके आया? बाबर लेके आया। उससे पहले भारत में बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। पटाखे तो होते नहीं थे उस समय, भारत से क्या करोगे तो। तो पहली बार भारत में तोप भी कौन लेकर के आया? बाबर लेके आया। और पटाखे क्या दोगे? भारत भी कौन लेकर के आया? बाबर लेकर के आया, ठीक है। बाबर आया कहाँ से था? तो ये था मंगोलिया का। कहाँ का था ये? मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ पर है? तो वर्तमान भारत के ऊपर चीन के ऊपर मंगोलिया नाम का एक देश है, ठीक है। वहां से आया था। पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, माता की मृत्यु तो पैदा होते ही हो गई थी। ये पैदा हुआ, माँ मर गई। वो फिल्मी सीन, माँ को बचाएंगे कि बेटे को बचाएंगे? तो बेटा बच गया, माँ मर गई, है ना। कुछ टाइम इसके पिताजी भी निकल लिए। तो जब बड़ा हुआ तो इन्हें चाचा से गद्दी मांगी, मुझे भी दे दो थोड़ी सी। तो चाचा बोले ना, लात मार के भगा दी। अब वहां से निकला तो गुस्से में था, कहीं का तो राजा बनूंगा। तो फरगाना जीत लिया इन्हें। अब वहाँ ईरान का फरगाना जगह थी, वो जीत ली। जीतने के बाद मन भरा नहीं, बढ़िया जगह चाहिए, इंडिया जीतूंगा, आजा भाई। इंडिया में उसको बुलाया कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे उन्होंने बुलाया, देख भाई हमसे तो मरना रहा है, तू मार के देख ले, मर जाएगा तो पैसा वैसे ले लो, तुझे लेना है। अच्छा, बाबर पहले चाहता नहीं था भारत में राज करना, उसको केवल मोटा पैसा चाहिए था, ठीक है। और बाबर पे सेना भी डंकी नहीं थी, पर बारूद थी। और वो ये जानता था कि पैसे तो चाहिए, थोड़ी बहुत चला दो जीत जाऊंगा। जब वो दिल्ली आया, उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा, तो उसको समझ में आया बहुत पैसा है यार, ये तो थोड़ा बहुत देके टरका रहे, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो जब वो युद्ध जीता तो आए उसके चाचा, हाँ भाई कितने मांग रहा है? दिल्ली। कह रहे पैसे की बात कर, कह रहे वो तो होली, अब दिल्ली चाहिए मुझे। तो फिर उसने उनके चाचा को भी निपटा दिया, फिर दिल्ली मिल गया। फिर उसके बाद बाबर ने 4 युद्ध लड़े, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघर। तो पढ़ाई चुका तुम लोगों को है ना, पानीपत, चंदेरी, घाघर और खानवा, 4 युद्ध लड़े। इनमें से 3 युद्ध, एक तो इसके खिलाफ लड़ा, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, बाकी 3 राजपूतों के खिलाफ लड़ा, ठीक है। खानवा का पप्पा रावल के खिलाफ लड़ा था। बाकी 2 युद्ध, एक महाराष्ट्र में, इसमें मध्य प्रदेश में, और एक गुजरात में, 3 जगह युद्ध लड़े थे, ठीक है। इस तरह से कुल मिला के इसकी फिर स्थापना हुई। 1530 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो 1526 में पानीपत के युद्ध को हारने के साथ मुगल साम्राज्य क्या हो गई, वो क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत क्या हो गया, खत्म हो गई, ठीक है।